हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए इनकोडर्स कवर करने वाले हैं। तो इनकोडर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होता है, हम उनको देखते हैं। ये टॉपिक इजी है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं अच्छे से। इसके एप्लीकेशंस आती हैं आपके एग्जाम में, यूजुअली पूछते हैं कि लाइक इसके एप्लीकेशंस और मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशंस का कई बार स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इनकोडर्स होगा और नेक्स्ट लेक्चर में होगा डिकोडर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं अपने मॉड्यूल नंबर 3 के। तो इसके बाद अब हम जब भी स्टार्ट करेंगे हम सिक्वेंशियल मॉड्यूल ही स्टार्ट करेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं इनकोडर्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का, तो आज हम देखेंगे द फंक्शन, द डिजाइन, द फंक्शन, द डिजाइन एंड द टाइप्स ऑफ इनकोडर्स। और आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंड प्रायोरिटी इनकोडर। स्टैंडर्ड इनकोडर्स हमारे पास दो टाइप के हैं और एक प्रायोरिटी इनकोडर है। आज हम उनको देखेंगे वो कैसे कैसे सारा वर्क करते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इनकोडर होते क्या है। तो ये डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, ये देखो, तो इनकोडर्स आर नथिंग, इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। क्या है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो क्या करता है, जो कन्वर्ट, यहाँ लिखा हुआ है दैट कन्वर्ट्स वन ऑफ द मेनी इनपुट्स। देखो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है वन ऑफ द मेनी इनपुट सिग्नल्स टू अ बाइनरी कोड एट द आउटपुट। क्या करा उसने, फॉर एग्जाम्पल ये आपका है, आपका इनकोडर है, इतने सारे आपके इनकोडर्स, आपके इनपुट्स आए, उसने क्या करा, इनमें से ना किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक को सिलेक्ट करके उसका जो भी वैल्यू है वो उसने आउटपुट में एक बाइनरी कोड के फॉर्मेट में शो करनी है आपको। ठीक है, तो ये कैसे होगा अभी हम देखते हैं। मैं आपको अगर इसका एक इजी वे बताऊं ना, तो आप ऐसे समझो कि आपके पास ना 8 इनपुट्स हैं। 8 इनपुट्स कैसे हुई, जैसे D0 से लेके D7, आप ऐसे सोचा बस इतनी सारी इनपुट्स हैं। ठीक है, इतनी सारी इनपुट्स में से अगर आप सिर्फ ना एक D3 बना रहे हो, ठीक है, आप अगर मतलब D3 वाले, या आप ऐसे समझो कि आपके पास ना 8 बटन है, D0 से D7 तक 8 बटन है, आपने एक बटन को क्लिक करा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने D3 को क्लिक करा, तो आप चाहते हो कि सिस्टम को पता चले कि सिर्फ D3 क्लिक हुआ है, तो ये कैसे करोगे। अब आप सिस्टम को सारे ये 8 बटन पे थोड़ी आप हाई शो करोगे, आपने D3 की वैल्यू शो करनी है ना। तो हम D3 की वैल्यू कैसे शो करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे आउटपुट पे ना हम ऐसी बाइनरी कोड ले आते हैं आउटपुट पे जो कि बाइनरी वैल्यू ऑफ 3 बताता है। 3 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 1 1, तो हम ऐसा आउटपुट ये बना देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे सिस्टम को पता चल जाता है कि भाई आउटपुट ना ये है, आउटपुट मतलब जो भी आपने बटन दबाया उसकी वैल्यू ये है। तो अब वो थोड़ी सी क्लैरिटी होगी बटन वाले एग्जांपल से, बाकी चीजें अभी हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। बिल्कुल, इनकोडर डिकोडर से तो उल्टा ही काम करेगा, तो रिवर्स ऑपरेशन होता है। फिर है फॉर अ 2n to n इनकोडर ओनली वन इनपुट शुड बी एक्टिव एट एनी टाइम। जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड इनकोडर है विच इज दिस वन 2n to n, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक इनपुट ही एक टाइम पे हाई होना चाहिए। यही होगा जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैंने D3 को हाई करा, D3 को हाई करा, एक टाइम पे आप एक ही करोगे, है ना। पर अगर बाय चांस आपके किसी में भी 2 इनपुट हाई हो जाते हैं तो वहां पे प्रायोरिटी देखी जाती है। आज हम वो भी प्रायोरिटी इनकोडर भी हम कवर करेंगे, तो उसमें आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, बट आपने मेक श्योर करना है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इनपुट शुड बी एक्टिव और दैट इज हाई एट द टाइम। ठीक है, एक ही इनपुट हमारा हाई होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेटा लाइंस एंड सिंप्लीफाइंग द सर्किट डिजाइन। जो डेटा लाइंस होती हैं उनको कम करता है एंड सर्किट के डिजाइन को सिंप्लीफाई करता है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये उसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। वही चीज है पिछले वाले की तरह, मल्टीप्लेक्सर की तरह 2n है, बट यहाँ पे कोई सिलेक्शन लाइन नहीं है, इसका ध्यान रखना। इसमें कोई भी सिलेक्शन लाइन नहीं है, तो हमारे पास 2n इनपुट लाइन्स है और n हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पे O आना था, आउटपुट लाइन्स है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टाइप्स पे बढ़ते हैं। पहला टाइप देखते हैं 4:2 इनकोडर। 4:2 इनकोडर ऐसे वर्क कर रहा है, हमने देखा है ना। तो 2:2 हो गया ना एक तरह से, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू है 2, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या कि 2 आउटपुट में है हमारे पास, तो आउटपुट में हमारे पास है y0 एंड y1। ठीक है, इनपुट में D0 D1 दिया हुआ है, वो I0 I1 है, तो आप डायग्राम को थोड़ा फॉलो करो इसके लिए। ठीक है, या फिर हम उसको D में बना सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं। हम इसकी को चलो D बना देते हैं, नहीं हम ऐसे रखते हैं, ये I है। ठीक है, I0 है, तो ये सारे I हैं। ठीक है, I है ये सारे। ठीक है, आप ऐसे इनको समझ सकते हो, ये भी I है, तो कुछ नहीं है। जो y1 है वो लिखा हुआ है हमने I2 + I3। मैं भी आपको बताती हूँ कैसे बनाइए।
और जो वाई नॉट है वो बना है I1 प्लस I3। इसमें एक में शायद गलती है, देखते हैं, अभी देखते हैं आराम से। ठीक है, पहले आपको ये चीज समझ आ गई कि जो आउटपुट है वो है 2, ठीक है, वाई नॉट एंड Y1, और जो इनपुट्स हैं वो हैं 4 होंगे ना, क्योंकि वो 4:2 है। और इनपुट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, D0, D1, D2 एंड मतलब I0, I1, I2 एंड I3। ठीक है, समझ आया इतना। अब हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, सीधा डायग्राम पे आओ, मतलब ट्रुथ टेबल पे आते हैं। हमने ना अपने इनपुट्स को ऐसे लगाया, I3, I2, I1 एंड I0। ठीक है, अब हमने एक एक करके इनकी वैल्यू बनाई। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज पता है कि जब हम मतलब हमने पिछले जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सर देखे थे, हमने टेबल कुछ ऐसे ही बनाया था, आपको याद होगा। नहीं याद तो एक चीज देखो, हमने ना ऐसे का एक स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, हमने ग्रिड बनानी है। ठीक है, जब हमने I0 एक टाइम पे हमने I0, देखो एक टाइम पे एक ही इनपुट हाई होता है ना, तो हमने एक एक करके इनपुट्स को हाई करना शुरू करा। पहले हमने I0 को करा हाई, बाकी 0, फिर हमने I1 को करा, फिर हमने I2 को करा, फिर हमने I3 को करा। ठीक है, एक एक करके हमने सारे इनपुट एक एक करके हाई कर दिए। अब जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है, जब मेरा I0 हाई होगा तो आउटपुट आएगा मेरा Y0। आउटपुट हमारे यहाँ पे ऐसे देखो कोई भी नहीं आ रहा, दोनों हमारे लो पे आ रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, फिर आप I1 देखो, पहले I1 जब आ रहा है तो वो 0 1 आ रहा है, यानी कि वो 1 पे आ रहा है। ठीक है, फिर I2 आ रहा है हमारा, I2 में वो 1 0 आ रहा है, I3 में वो 1 1 आ रहा है। इसका कोई लॉजिक अगर किसी को समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, किसी को अगर समझ आ गया कि लॉजिक क्यों है, नहीं आया तो मैं बता देती हूँ आपको। इनकोडर का मैंने नाम क्या बताया था, या मतलब क्या बताया था, कि वो इनपुट के बेसिस पे ना, जो भी आप इनपुट सिलेक्ट करें ना, आउटपुट में उसी की बाइनरी वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे हम I0 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो I0 मतलब I0 है एक तरह से, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 0 है ना, ये 0 0, तो ये दोनों 0, तो 0 जो है, जो I1 है वो 1 है ना। 1 क्या होता है, 0 1, बिल्कुल यही है, ध्यान से देखिए। फिर है I2 क्या होता है, जहां पे आपको मतलब I2 है, 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 0, और जहां पे 3 है वो है 1 1। तो ये तो बाइनरी वैल्यूज ही हैं, तो ये दोनों बाइनरी वैल्यूज ही बता रहे हैं आपके इनपुट्स की। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे याद रखना है। अब क्या है, हमने देखा कि अब यहाँ से आप आराम से इनकी ऐसे ऐसे 2 के मैप से बना के वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, इजी है, कुछ भी नहीं है। जो Y1 है आगे वाला, उसकी वैल्यू है I2 प्लस I3, बिल्कुल ये है। और हमारे Y0 की वैल्यू है I1 प्लस I3। सिंपल, समझ आया आप लोगों को अच्छे से, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने जो ऊपर मुझे जो मिस्टेक लगी थी वो मिस्टेक नहीं है, तो आई एम ओके विद इट। क्योंकि देखो वो मुझे लगा था कि I0 भी आना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक हमने जो मतलब आप ध्यान से देखिए, I0 में हमने यहाँ पे कोई वैल्यू मतलब I0 0 0 है, तो 0 0 वाले केस में हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं आ रहा, तो वो आपका आउटपुट ऐसे ही आएंगे। तो ये आउटपुट आप आराम से बना सकते हो। देखो कुछ लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से ट्रुथ टेबल भी डेवलप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करा। हमने पहले I0 देखा, I1 देखा, I2 देखा, I3 देखा, पहले हमने उनको एक एक करके मार्क कर दिया, फिर हमने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्हीं की बाइनरी वैल्यूज लिख दी इन 2 बिट्स। ओके, ये जो वैल्यूज लिखी, फिर उसके बेसिस पे हमने ये बना दिया जो हमारा दोनों की वैल्यूज है। ठीक है, अब जब वैल्यू बन गई है तो आप आराम से इनका के मैप बना सकते हो, तो मतलब सर्किट डायग्राम बना सकते हो। तो सर्किट डायग्राम में तो कितना आसान है, ध्यान से देखो, I1 I2 I3। ठीक है, I0 को हमने नहीं लिया, यहाँ पे I0 को हमने नहीं लिया क्योंकि वो 0 0 पे था, तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा, ये हमने हाई वालों के लिए लिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब पहले हम Y0 बना लें। Y0 कैसे बन रहा है, I1 प्लस I3, तो I1 प्लस I3 हमारा Y0 बना रहा है। और Y1 कैसे बन रहा है, I2 प्लस I3, तो ये I2 यहाँ से और I3 यहाँ से, तो हमारा Y1। तो सिंपल सा आपका सर्किट डायग्राम भी रेडी है। तो ये बहुत इजी है, ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ये अगर आपको एक बार में लग रहा है, थोड़ा वीडियो बैक करके समझ लो, बहुत ईजी है, कोई ट्रिकी नहीं है। मैं इसको एक बार साफ करके आपको शॉर्ट में रफ में फिर से बता देती हूँ, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो जाए। कुछ भी नहीं करा हमने क्या करा, हमने इनपुट्स लेने हैं। हमारे पास 4 इनपुट है, 4:2 इनकोडर है ना, तो 2 आउटपुट होंगे। ठीक है, 4 इनपुट में एक एक करके हमने उनको हाई करना है, एक टाइम पे एक ही हाई हो सकता है। पहले हम I0 को हाई कर रहे हैं, फिर I1, फिर I2, फिर I3। ठीक है, अब I0 यानी कि I0 पे है, तो उसके आउटपुट में 0 0 आएगा। I1 1 पे है तो 0 1, यानी कि बाइनरी में 1। I2 है तो 1 0, बाइनरी में 2। ठीक है, फिर I3 बाइनरी में 3 1 1। तो ये आपको समझ आ गया आउटपुट में कैसे बाइनरी का स्ट्रक्चर होता है। फिर अपने बाइनरी से इनके इंडिविजुअल आप के मैप बना सकते हो। के मैप बनाने के बाद आपको उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज के बाद आप यहाँ से उनका सर्किट डायग्राम आराम से बना सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इजी है। अब हम आगे मूव करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि ओनली 1 इनपुट शुड बी हाई, सो इफ मल्टीपल इनपुट्स आर हाई द आउटपुट में बी इनवैलिड। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। अब हम नेक्स्ट
पे आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है विच इज अ प्रायोरिटी इंकोडर। प्रायोरिटी इंकोडर क्या करता है जी, वो देखते हैं। प्रायोरिटी इंकोडर हैंडल्स द केस व्हेन मल्टीपल इनपुट्स आर हाई। बिल्कुल, जब एक से ज्यादा इनपुट्स हाई होते हैं ना, तो हमारा प्रायोरिटी इंकोडर काम में आता है। तो वो क्या करता है, गिव्स प्रायोरिटी टू द इनपुट वेयर द हाईएस्ट इंडेक्स विद द हाईएस्ट इंडेक्स। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आपके ना एक से ज्यादा इनपुट हाई है ना, तो आपका प्रायोरिटी इंकोडर उसको हैंडल करता है। ठीक है, अब कैसे है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वो बटन्स वाली कहानी में जाएं, तब मैंने D3 को करा था, है ना। अगर मैं D3 के साथ D5 को भी कर देती, 2 बटन दबा देती, तो कौन सा बटन एग्जीक्यूट होता है, सिस्टम को कौन सा बटन पता चलता, वो कैसे बताएगा, हमारा प्रायोरिटी इंकोडर बताता है। पर अगर हमने दोनों को हाई कर दिया, हाई मतलब 1 कर दिया, क्योंकि हमारे बाइनरी में 0 से 1 ही होता है, 0 मतलब ऑफ या लो स्टेट एंड 1 मतलब हाई या फिर ऑन स्टेट, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हमने 3 और 5 दोनों को करा, तो ये क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा उसको जिसकी इंडेक्स ज्यादा होगी। अब 3 बड़ा है कि 5 बड़ा, ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 3, तो वो प्रायोरिटी किसको देगा, वो D5 को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको D5 को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका D5 ज्यादा हो जाएगा, तो आपका D5 वाला आउटपुट शो होगा। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। जरा जिसकी इंडेक्स ज्यादा है उस चीज को हमने प्रायोरिटी देनी शुरू कर देनी है। ठीक है, अब 4 इनपुट प्रायोरिटी इंकोडर के जो इनपुट्स होते हैं वो कैसे लेबल किए जाते हैं, D3, D2, D1, D0। बिल्कुल ऐसी है। और प्रायोरिटी किसकी हाई होगी, सबसे ज्यादा D3 की होगी, क्यों, क्योंकि उसका जो इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है, और D0 का इंडेक्स सबसे कम है, 0 से छोटा है ना। तो बस आपको ये ऐसे करना है। अब उसके बाद क्या है, आउटपुट इज अ 2-बिट बाइनरी कोड रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल, आउटपुट क्या आएगा, जो दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका जो आउटपुट मतलब उसका जो इंडेक्स होगा वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, और 1 होगी उसकी आउटपुट, एंड अलोंग विद वैलिड आउटपुट V सिग्नल टू इंडिकेट इफ एनी इनपुट इज एक्टिव एट ऑल। हम इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। द आउटपुट क्या होता है इस चीज का, एक वैलिड, एक 2-बिट बाइनरी कोड होता है जो इंडेक्स बताता है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले की। ठीक है, जो एक्टिव है, साथ में वो एक वैलिड आउटपुट भी देता है सिग्नल के, वो बताता है कि क्या और कोई इनपुट भी एक्टिव है या नहीं। ये भी हम ध्यान से देखते हैं। अब हम इसका ट्रुथ टेबल ध्यान से समझते हैं, क्या क्या रहा है ट्रुथ टेबल। वो कह रहा है कि 4 इनपुट प्रायोरिटी, मतलब 4 इनपुट है उसके, प्रायोरिटी इंकोडर है। अगर उसके 4 इनपुट है, मींस 2n है वो, है ना। तो मतलब 4 इनपुट हो गए यहाँ पे, और 2 उसके आउटपुट हो गए, है ना। आउटपुट हमारे आगे A B, और ये सारे हमारे आगे इनपुट। साथ में एक ना वैलिड बिट है V। तो V हमें एक वैलिड बिट है, मैं आपको बताती हूँ उसका यूज क्या है। सबसे पहले चारों इनपुट्स हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आपको एक चीज समझ आई होगी, देखो जो चीज हमने ऊपर करी है यहाँ पे कुछ काफी हद तक सेम ही है, बट उसमें एक वैलिड बिट एक्स्ट्रा आ गई है। उसका मैं आपको रोल बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, हमने बोला था एट अ टाइम ओनली 1 इनपुट कैन बी हाई, है ना। फर्स्ट केस उन्होंने ले लिया, कहते कोई भी इनपुट हाई नहीं है। हमने कहा ठीक है, सारे 0 है, कोई बटन नहीं दबाना, तो आउटपुट भी तो कोई भी नहीं आएगा। तो एक्स मतलब क्या है यहाँ पे, पहले आप ध्यान से देखिए। एक्स हमारा डोंट केयर कंडीशन है, जो हमने K-मैप वाले यूनिट में करा था। डोंट केयर है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट है ना वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज 1। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट की जिसकी वैल्यू 1 होगी। अब आपने देखना है, पर यहाँ पे हम उसको डोंट केयर ले रहे हैं। ठीक है, और वैलिड बिट क्यों 0 है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वैलिड बिट ना तब 0 होती है जब हमारे कोई भी इनपुट में हाई नहीं होता, मतलब कोई भी इनपुट हमारा हाई नहीं होता। बाकी सब में आप देख सकते हो वैलिड बिट 1 है, मींस उन सब में एक एक इनपुट तो एटलीस्ट हमारा 1 है। तो बस आपको वैलिड बिट का ये कॉज रखना है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड केस पे आता है, जिसमें उसने ना I0 को 1 कर दिया, मतलब उसने 0 वाली I0 वाली पोजीशन पे उसने I0 वाला बटन दबा दिया। I0 वाला जब उसने बटन दबाया तो हमारा A B क्या होएगा, 0 0 ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 0 बताना है। हमें सिस्टम को बताना है कि भाई I0 का बटन दबाया, तो 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 0, तो वो वाला दबा दो। ठीक है, तो वो हमारे सिस्टम के आउटपुट में A B दोनों 0 0 हो जाएंगे। और वैलिड है, बिल्कुल है, क्योंकि वैलिड कब होता है, जब वैल्यू 1 होती है। 1 कब होती है, जब इनपुट में कोई भी एक 1 होता है। ठीक है, सेकंड पे आओ। सेकंड क्या कह रहा है, 0 0 1, मतलब I1 को हमने 1 करा है। ठीक है, I3 और I2 तो 0 है। अब I0 वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो डोंट केयर पे है। ठीक है, अगर वो कहता है वो डोंट केयर पे है तो भी कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे प्रायोरिटी इंकोडर पे। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 0 और 1 को ले रहा है। ठीक है, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सेकंड मतलब अगले केस पे आएंगे जहाँ पे 2 होता है, I2 हमारा 1 है, तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं कि I1 एंड I0 दे कैन बी 0 और दे कैन बी 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान से देखिए। अब आप सोचोगे ये फर्क पड़ क्यों नहीं रहा मैम? अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम इस केस में देखते हैं, हमने ना I2 को भी हाई कर दिया, मैं ऐसे लिख रही हूँ हाई वैसे तो, और हमने ना I1 को भी हाई कर दिया। तो अब अगर I2 हाई है I1 हाई, किसकी वैल्यू होगी? ऑब्वियसली I2 की, तभी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। I2 की क्यों बढ़ेगी? क्योंकि I2 में 2 बड़ा है ना, इंडेक्स 2 बड़ी है और 1 छोटा है, इसलिए हम बड़े वाले इंडेक्स की वैल्यू पे ध्यान दे रहे हैं, छोटे वाले पे हम बिल्कुल नहीं दे रहे। तो वो होए या ना होए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ध्यान से देखो। अब I2 है ना, तो आपने यहाँ पे जो वैल्यू है ना, आपने लिखनी है 2 की वैल्यू इन बाइनरी, और यहाँ पे 1 तो चलता ही आएगा। 1 ये वाले वैलिड का आउटपुट का वैल्यू का रीजन अलग है, बाकी सबका अलग है, ठीक है। अब लास्ट क्या है? 1। अब I3 को हमने 1 करा, I3 तो है ही सबसे बड़ा, सबसे बड़ा I3, I3 1 होए तो ठीक है, I3 से छोटा कोई भी 1 होए, I3 के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सबसे बड़ी वाली इंडेक्स की वैल्यू देखनी होती है। तो I3 है, बाकी चाहे आप सारी क्रॉस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट आपका आएगा 1 1 और बस ये 1 आएगा, सिंपल। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आएगा, इसका लॉजिक बहुत ईजी है, ठीक है। आपको ये पेपर में बनाने को आ सकता है, आपको कोई 8 बिट बनाने को दे सकते तो आपने बहुत इजीली बनाने, कुछ भी नहीं करना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारा मतलब एक इनपुट हाई है और साथ में एक और इनपुट हाई है, तो उसमें से वैल्यू किसकी बनेगी आउटपुट में? जिसकी आपकी इंडेक्स ज्यादा होगी, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन हाई, दैट इज मोर इंडेक्स, ओके। अब आगे मूव करते हैं, ये इजी है, आप इसको एक दो बार ना प्रैक्टिस करना, 8:1 के लिए करके, 8:3 के लिए करके देखना एक बार, आपको समझ आ जाएगा कैसे वर्क करता है। दैट्स योर होमवर्क, ओके। आपने इसको इसके नेक्स्ट वाले स्टेज में यानी कि 8:3 में आपने इसको ट्राई करना है और देखना है कि प्रायोरिटी इंकोडर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अब आपका ए है, अब यहां से ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा सबसे पहले उसने लिखा बी, आप ना ऐसे भी समझ सकते हो, ये बी था ना, ऐसे और ऐसे, आप इनके के मैप्स इंडिविजुअली बना सकते हो, या फिर जो जो वैल्यू पे 1 है आप उस पर भी 1 लिख सकते हो, बात वही आती है, ठीक है। तो जो बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है I2 + I3 एंड ए की वैल्यू आ रही है I1 + I3, ठीक है। और वो कह रहे हैं वी की वैल्यू उसने ना देखो हमारी क्या लिया उसने वी की वैल्यू, I0 I1 I2 एंड I3, उसने तीनों को प्लस करा एक एक बार, ठीक है। फर्स्ट केस वाले में वी का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी इनपुट ही नहीं हाईलाइट हो रहा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों आप आराम से, अगर आपको ट्रूथ टेबल पता, आप लॉजिक पता, आपको सबसे पहले देखो लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक के बाद आप ट्रूथ टेबल आराम से बना लोगे, एंड ट्रूथ टेबल के बाद आप ऐसे की बूलियन एक्सप्रेशन लिख के अपने टीचर को सबमिट कर सकते हो। अब वैलिड बिट का आपको समझ आ गया होगा, वी से बना रहे हैं, वो ये बता रही है कि क्या कोई इनपुट एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई भी इनपुट एक्टिव है तो वो 1 है, और अगर कोई भी नहीं है तो वो 0 है, सिंपल सी बात है। मतलब देखो ना, वो ये कह रही है कि क्या कोई भी बटन, कोई भी इनपुट एक्टिव है, अगर एक भी में 1 आ रहा है तो वैलिड बिट की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और इनपुट्स हमारे ए एंड बी हैं, आपने ए एंड बी का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने ये सर्किट डायग्राम बनाया, अब ये आपको आता है बनाना, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप आराम से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है। ये आपके इनपुट्स है ना, आपने इसको इसमें यूज करना, ठीक है। आप आराम से करके देखना, आप बना लोगे। अगर आपको कहीं पे लगता है कि कहीं पे नॉट गेट लगाया, कुछ लगाया, तो नॉट गेट अगर उसने किसी ने ऐड भी करा ना, उसका भी कोई लॉजिक आप ध्यान से करके देखना, आपको समझ आएगा। जहां पे अगर आपने नॉट गेट लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप उसको 1 1 पे गिन रहे हो, तो नॉट गेट वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, तो आपके आंसर में काउंट भी नहीं होगी। तो ये वाला आपको ट्राई करना है खुद से, इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखते हैं आज का इंकोडर, वो है ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ये हमारा सिंपल है, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो आज पहले हम आपको सिंपल कराते हैं, प्रायोरिटी वाला आपका होमवर्क है। तो ऑक्टल टू बाइनरी इंकोडर क्या कह रहा है, इसके 8 इनपुट्स है, 8 इनपुट्स है D0 से लेके D7 एंड 3 बिट का हमारा आउटपुट आएगा। मतलब देखो ना, ये देखो डी वाले वही प्रॉब्लम आ रही है, आई आना है हमारा, मतलब I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 हमारे इनपुट्स है, एंड Y0 Y1 एंड Y2 हमारे आउटपुट्स है, ठीक है। तो 8:3 भी कह सकते हो, 2:3 की पावर 3, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा भी है, ये समझ आया। सिंपल सा आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर है, मतलब इंकोडर है, सॉरी इंकोडर है। अब बहुत सिंपल, मोस्ट सिंपल केस है, ये रहे हमारे इनपुट, है ना। थोड़ा सा लाइन सही नहीं बनी, आई विल टेल यू। ये हमारे इनपुट्स हैं, है ना, I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 I0, कुछ भी नहीं करना, एक एक करके ना, एक एक को हाई करके दिखाएंगे। मैं ब्लू कलर ले रही हूँ इस बार, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। आई होप आपको समझ आया इससे मैंने करा क्या।
हमने ना हर केस में ना एक एक इनपुट को हाई करा, बाकी सबको हमने 0 पे रखा, ठीक है। अब उस बेसिस पे हमें ना अपने आउटपुट विच इज y2 y1 y0 ऐसे आई है, y2 y1 एंड y0 ऐसे ये नंबर ही बना हुआ है, ऐसे ध्यान से देखो, ये 3 उसकी बिट्स ही ऐसे रखनी है, ठीक है। अब जब आई नॉट है हमारा हाई, तो वैल्यू क्या होगी, आई नॉट मतलब आई 0 है, 0 की वैल्यू क्या होती है 000, सिंपल। आई 1 है तो 1 आएगा पीछे, बाकी दोनों 0, क्योंकि आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है 1 को। अब आई 2 है हाई है ना, तो 2 को बाइनरी में करना है तो 0 1 0, 3 को करना है तो 0 1 1, 4 को करना है तो 1 0 0, 5 को करना है तो 1 0 1, 6 को करना है तो 1 1 0, 7 करना है तो 1 1 1। सिंपल सा लॉजिक, ये बहुत इजी है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं करा आपने ना, एक एक करके इनपुट को हाई जो करा ना आपने, उस इनपुट की वैल्यू को आउटपुट में बनाना है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक चीज आपको लग रहा होगा कि आउटपुट्स ये कैसे बने, ये के मैप्स है, ये आप खुद प्रैक्टिस करो, अब जितने ज्यादा के मैप कर सकते हो, क्योंकि देखो इतने सारे आप ना बना बना के हर केस आप नहीं कर सकते, आपको ना पेपर में कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको करना क्या, आपको सिर्फ के मैप पे, आपको सिर्फ ट्रुथ टेबल पे, लॉजिक पे ध्यान देना है। अगर आपका ट्रुथ टेबल सही है तो के मैप तो आपको गलत होएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सेम ही चीज है ना। जब के मैप सही होगा तो आपके आउटपुट्स भी सही आएंगे। तो बस इन्होंने एक एक इंडिविजुअल के मैप बना के ये वैल्यूज निकाली है, और जब के मैप सही बन जाता है तो ऐसे सर्किट डायग्राम बन जाता है, ठीक है। समझ आया आपको? अब इजी है, आपको समझ आना चाहिए था। अब मैं आपको बार बार वही चीज कह रही हूँ कि आपके ट्रुथ टेबल तक के लॉजिक अच्छे होने चाहिए। अगर आप किसी भी, अभी हम इनकोडर कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लेक्सर कर रहे हैं, डीमल्टीप्लेक्सर कर रहे हैं, और बहुत कुछ करा, और भी बहुत कुछ अभी करना भी है। तो क्या है कि आपके जब जहां पे आप ट्रुथ टेबल पे फंस गए ना, जहां पे आपके ट्रुथ टेबल में गलती होगी, आपका आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल आपको अच्छे से लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कैसे बनाना, उसमें मत गलती करना। के मैप में गलती करोगे कम मार्क्स कटेंगे, ट्रुथ टेबल में करोगे तो मैम को लगेगा कि लॉजिक ही गलत है, क्योंकि दैट्स योर लॉजिक, वो क्वेश्चन का मेन लॉजिक है ना। आगे मूव करते हैं, हमारा आज का लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं इनकोडर्स की। इनकोडर्स कहाँ कहाँ काम आते हैं, कीबोर्ड्स में काम आते हैं, कीपैड्स में काम आते हैं, बिल्कुल। इंटरप्ट हैंडलिंग यूज्ड प्रायोरिटी इनकोडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना आपके आगे एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर, मेनली माइक्रो प्रोसेसर की टॉपिक में आता है ये। तो हमारे पास ना प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आते हैं वहां पे, ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है, तो आपको ध्यान से उनको वहां पे पढ़ना है, मतलब आपको इनके लॉजिक, इनकी क्लैरिटी होगी तो आप वहां पे इजीली कर पाओगे, ठीक है। डेटा कंप्रेशन एंड ट्रांसमिशन में काम आते हैं। डिजिटल इनपुट सिस्टम्स यानी कि एलिवेटर फ्लोर, स्विच पैनल्स, यहाँ पे भी हमारे इनकोडर्स काम आते हैं, ठीक है। अब समरी की देखते हैं। इनकोडर्स क्या करते हैं, दे रिड्यूस मल्टीपल इनपुट्स इनटू कॉम्पैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। प्रायोरिटी इनकोडर्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल एक्टिव इनपुट्स, बिल्कुल प्रायोरिटी इनकोडर्स सॉल्व करते हैं ना। देखो फॉर एग्जांपल आप ये सोचो, अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हो, 2 जने बटन दबा रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है ना कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसमें हाईएस्ट तो नहीं होता, उसमें नियरेस्ट आ जाता है। बट आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लोग बटन दबा रहे हो, तो आपका प्रायोरिटी इनकोडर क्या करेगा, जिस बटन का नंबर ज्यादा होगा, यानी कि D3 और D7 में से D7 की वैल्यू ज्यादा है, तो वो 7th वाले को पहले काम करेगा, फिर आपका 3rd वाले की बात करेगा, ठीक है। अब टाइप्स इंक्लूड डेसिमल टू बीसीडी, ऑक्टल टू बाइनरी, कीबोर्ड इनकोडर्स एंड टू मच, ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जो मेन आपको एग्जाम्स में आता है वो मैंने आपको लेक्चर में कवर करा दी, जिनका फुल ट्रुथ टेबल वगैरह होता है, ठीक है। एंड दे आर वाइडली यूज्ड फॉर इन डिजिटल सिस्टम फॉर इनपुट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये काफी यूजफुल है और आपको समझ आ गए होंगे। आपको इनके अच्छे से ना एप्लीकेशंस लर्न रखने, ठीक है। मेन प्रॉब्लम कई बार एप्लीकेशन में आ जाती है, जो आपको मल्टीप्लेक्सर का पूछ लेते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वाइवा का। इन चारों में से आपको 1 या 2 के तो एप्लीकेशन पूछेंगे, तो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा इनकोडर्स का। अब आज का लेक्चर तो इनकोडर्स का हो गया, नेक्स्ट आएगा डिकोडर्स का, तो वो होंगे इससे बिल्कुल ऑपोजिट। तो मेक श्योर आपने आज तक के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए अपने सीरीज के, और नेक्स्ट लेक्चर से भी आप रेगुलर रहेंगे साथ साथ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का कंसेप्ट कभी तभी अच्छा होगा जब आपके सारे आपने देखे होंगे, ठीक है। साथ साथ बना के देखी जाए ट्रुथ टेबल्स को, नोट्स को मेंटेन करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी अगर आपके नोट्स दे रहते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं नोट्स का PDF, आप वहां से भी इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने क्लास ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।